नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति के बारे में। दोस्तों, सरकार ने आखिरकार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया है, जिन्हें आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में पूरी विज्ञप्ति के बारे में आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, यानी कि मैं इसमें बताऊँगा कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता लगेगी, कितनी फीस लगेगी, कितने पद हैं और क्या इसकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, आज 1 तारीख आपको दिख रहा है, 1 तारीख को ये आज निकाला गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। इसमें बताया गया है विज्ञापन संख्या 2/2/22 को, यानी फरवरी के दिन। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले पदों के बारे में आपको बता देता हूँ, कितने पद हैं और कौन कौन से हैं। तो पदों की सबसे पहले बात करते हैं। तो पदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद हैं वो कुल पद 9,862 हैं कुल पद, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी, जिसको अपन नॉन टीएसपी बोलते हैं, उसके 8,974 पद हैं, और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी जिसके 888 पद हैं, दोनों को मिला के 9,862 पद हैं। उसके बाद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद हैं वो कम है, ये 282 पद नॉन टीएसपी में हैं, और टीएसपी में केवल 13 पद हैं। टोटल मिला के 295 हैं, यानी इनका योग करके देखा जाए तो 9,256 नॉन टीएसपी में और 901 पद टीएसपी के, कुल मिला के 10,157 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी पदों के बारे में जानकारी। अब मैं बात करता हूं कि फॉर्म कैसे क्या भरे जाएंगे, क्या इसकी योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म के बारे में, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया आपको ऑनलाइन करनी है, इसमें कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन करनी है आपको, ई मित्र की सहायता से करनी है या कियोस्क की सहायता से करनी है, कैसे भी, या अपने घर पर भी आप भर सकते हो। आवेदन जो सबसे पहले जो आवेदन भरा जाएगा वो आपकी SSO ID से भरा जाएगा। SSO ID अगर आपकी है तो अच्छी बात है, उससे भर सकते हो। अगर नहीं है तो आप SSO ID टाइप करके सिंगल साइन ऑन राजस्थान पर टाइप करके वहाँ पर SSO ID आप क्रिएट कर सकते हैं। उस SSO ID से ही आपका फॉर्म भराया जाएगा। अगर वो नहीं होगी तो फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे SSO ID के माध्यम से, तो उसमें RSM SSB राजस्थान पे जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल जैसे ही दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज खुलने के बाद उस पर आप फॉर्म को पूरा भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रीव्यू देख लोगे। एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खोल करके आप उसका आवेदन को पूरी तरह से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे। फाइनल सबमिट करने से पहले ये देख लें कि इसमें कोई गलती नहीं हो, अदरवाइज सबमिट हो गया उसके बाद कोई सुधार की संभावना नहीं होगी। उसके बाद आप जो फीस है इसकी, वो फीस कटा सकते हैं। यानी कि जनरल के लिए 450 रुपये है। जनरल और अदर स्टेट वाले जो फॉर्म भरेंगे उसमें इनकी फीस है वो 450 रुपये फॉर्म की है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी की अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदन हेतु 450 रुपये हैं, और राजस्थान की नॉन क्रिमिनल श्रेणी की पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आपके 350 रुपये, और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए 250 रुपये है। ये आप देख लीजिए, ये आपकी फीस रहेगी। ये महत्वपूर्ण है, कितनी फीस लगेगी आपके 450 रुपये और 250 रुपये अगर SC ST से हो तो। उसके बाद बात करें प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र आपको कैसे मिलेंगे। तो जैसा कि प्रवेश पत्र लिखा है कि आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो आपकी वेबसाइट पर या सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, और पोर्टल पर जाके आप इनको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ये सूचना है, प्रवेश पत्र संबंधी सूचना वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी या मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों
पदों के बारे में, यानी कि पद कितने हैं। दोस्तों पद के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिले वाइज पद इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले अजमेर की बात करें तो अजमेर में 451 पद हैं, अलवर में 499 हैं, बारा में 129 है। इस प्रकार ये पदों की संख्या दी गई है। पूरे पदों का विभाजन दिया गया है, सामान्य के कितने हैं, महिलाओं के 30% कितने हैं, सारा रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। तो इसकी PDF को आप अच्छी तरह से देख लें, सारे दिए गए हैं। इसमें कौन किस किस में है, सारे पदों की गणना इसमें दी गई है। अच्छे से आप इसको पढ़ लें। PDF की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरक्षण की। तो दोस्तों इसमें आरक्षण जैसा कि पता है EWS के लिए 10% है, रिजर्व रहता है OBC के लिए 21% है। इस कुल मिला के ये सब जो रिजर्वेशन रहता है उसी हिसाब से इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेतनमान की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा, यानी कि इनका 3600 ग्रेड पे रहेगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 8 रहेगा, और लेवल 8 का जो ग्रेड पे होता है वो 2800 रुपये होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें। दूसरी बात, प्रवीक्षा अवधि जो होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो प्रवीक्षा अवधि है 2 साल तक प्रवीक्षा अवधि रहती है, उसमें आपको फिक्स वेतन मिलेगा। यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को मिलेंगे 23,700 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो वेतन मिलेगा 2 सालों में वो समथिंग मिलेगा 18,000 के आसपास। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। पात्रता क्या होगी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद हैं वो उसकी जो एलिजिबिलिटी योग्यता है वो मैं आपको बता दूं, मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी MTech या ME होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए, ETE होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद MSc कंप्यूटर साइंस से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA कर रखा है आपने तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। और इसके समकक्ष जो भी योग्यता है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो 3-4 बातें ध्यान रखना चाहिए, MC होना चाहिए उसको, या MSc इन कंप्यूटर साइंस में हो, या MTech किया हो, या ME किया हो। तो ये आपका योग्यता हो गई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहला जो इसका जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो ग्रेजुएशन के साथ आपको PGDCA होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा, A लेवल का डिप्लोमा हो या PGDCA हो 1 साल की। उसके बाद इसके अलावा BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, BE तो भर सकता है, BTech हो तो भर सकता है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद IT है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में, तो वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद BSc कंप्यूटर साइंस वाला फॉर्म भर सकता है। उसके बाद BCA वाला फॉर्म भर सकता है। तो ये आपकी योग्यता है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों भारत का नागरिक हो, कहीं से भी ऑल इंडिया में से कोई भी फॉर्म भर सकता है, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयु। तो आयु क्या है, इसमें मैक्सिमम जो मिनिमम आयु है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष का होना चाहिए और 40 वर्ष तक मैक्सिमम आयु होनी चाहिए। सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उम्र में, और कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और SC ST उनको भी आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेंशन की। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इसमें जो नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अंशदायी पेंशन योजना का मतलब होता है NPS, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी। उसके बाद विवाह पंजीयन, अगर आप वैवाहिक है तो आपको विवाह पंजीयन अपना दर्शाना होगा, उसका प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद है
दोस्तों परीक्षा परीक्षा का माह एवं दिनांक, परीक्षा कब होगी? तो दोस्तों परीक्षा है मई जून 2022 में होगी, मई जून में 2022 में। उसके बाद अगर दोस्तों आप पहले सर्विस में हैं तो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए एनओसी लेना जरूरी है, साफ साफ लिखा है इसके पॉइंट नंबर 14 में। उसके बाद है आवेदन कैसे करें? तो दोस्तों जैसे आप जनरल के हो तो जनरल में आवेदन करें, ईडब्ल्यूएस के तो ईडब्ल्यूएस में आवेदन करें, एससी के हो तो एससी में आवेदन करें, एसटी के एसटी में, ओबीसी के ओबीसी में। इस प्रकार आपको आवेदन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, फोटो और साइन कैसे अपलोड करने हैं। तो फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। फोटो की जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्की होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे पर फ्लैश नहीं होना चाहिए फोटो खिंचवाते वक्त। और आवेदक की फ़ोटो काला या धूप वाला चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज है वो जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फोटो जी पिक्सल है वो 240, 320 एवं अधिकतर 480, 640 होने चाहिए। उसके बाद फाइल का साइज क्या होना चाहिए? तो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और परीक्षा के समय जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लाए वो आपके लगी फोटो आवश्यक से मेल खानी चाहिए, यानी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। आपने जो फॉर्म में भरा है प्रवेश पत्र में जो आना है वो एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर भी केवल जीपीजी फॉर्म में स्वीकार किए जाएंगे। हस्ताक्षर का जो साइज है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, अगर आवेदन कर दिया कोई गलती हो जाती है तो संशोधन कैसे? तो संशोधन के लिए बोर्ड आपको टाइम देता है, उस टाइम पे आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इसका जो सिलेबस। तो दोस्तों सिलेबस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।